मेरी अमीर गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ रहने के लिए जानबूझकर गरीब होने का नाटक किया। उसका मकसद ये टेस्ट करना था कि कहीं मैं उसके पैसों के पीछे तो नहीं हूं। लेकिन उसका आखिरी टेस्ट मेरे सारे पैसे खर्च करना था, वो 1 लाख युआन जो मैंने अपनी दादी की जान बचाने के लिए बचाकर रखे थे। अपने हाथ में खाली हो चुका बैंक कार्ड देखकर मैं सन्न रह गया। काफी देर तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपना गुस्सा दबाया और बोला, तुमने वो पैसे किस चीज के लिए यूज किए? क्या वो वापस मिल सकते हैं? दूसरी तरफ शेन शियावेई काफी देर तक साइलेंट रही। अचानक उसने एक सेंटेंस कहा, जियांग चेन, अगर मैं कहूं कि मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और वो वापस नहीं मिल सकते तो तुम क्या करोगे? शेन शियावेई की ये बात सुनकर कि उसने सारे पैसे उड़ा दिए हैं, मेरा पहला थॉट यही था कि अब पैसे चले गए। दादी की सर्जरी अब नहीं हो पाएगी। मैं अपने आखिरी रिश्तेदार को भी खोने वाला था। शेन शियावेई ने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो उसने बड़े कैजुअल टोन में कहा, मुझे पता है कि तुम्हें बिना बताए ये करना गलत था, लेकिन अब तो पैसे खर्च हो चुके हैं। तुम मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे ना? वैसे भी वो इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। जब मैं फ्यूचर में पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें वापस कर दूंगी। मैंने शेन शियावेई की बात पूरी होने का इंतजार नहीं किया और फोन काट दिया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल के पेमेंट काउंटर के सामने एक हारी हुई रूह की तरह मोशनलेस खड़ा रहा। अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया, शुई मोर, रूम 602, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैसेज कंफ्यूजिंग था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ सेकंड्स हिचकिचाने के बाद मैं हॉस्पिटल से निकल गया। मैंने सीधे बार के लिए टैक्सी ली। इसी बीच मेरा टेस्ट लेने के लिए शेन शियावेई ने अपने बुरे दोस्तों को हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी एडवांस में सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा किया था। उसी पल प्राइवेट रूम का दरवाजा धीरे से खुला। सबकी नजरें उधर गईं और वहां दरवाजे पर एक दुबला पतला शख्स शांति से खड़ा था। जब उसने देखा कि दरवाजे पर मैं हूं, तो शेन शियावेई अचानक खड़ी हो गई। वो तेजी से दरवाजे की ओर आई। उसका चेहरा कंफ्यूजन और पैनिक से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक यहां कैसे आ गया। जियांग चेन। शेन शियावेई का चेहरा घबराहट से भरा था। उसने रिफ्लेक्स में मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अवॉइड कर दिया। शेन शियावेई का दिल बैठ गया। उसने सफाई देने के लिए जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा। जियांग चेन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मुझे एक्सप्लेन करने दो। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा और अचानक एक जेंटल स्माइल के साथ कहा, शेन शियावेई, चलो ब्रेकअप करते हैं। मेरी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन बेहद फर्म थी। शेन शियावेई एक पल के लिए दंग रह गई, फिर उसने पागलों की तरह सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी जियांग चेन। मैं सब एक्सप्लेन कर सकती हूं। मैं वाकई एक्सप्लेन कर सकती हूं। मैंने जबरदस्ती शेन का हाथ झटक दिया। मेरी आवाज अभी भी जेंटल पर फर्म थी। शेन शियावेई, मुझे जाने दो। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, मेरे पैसे वापस कर दो। 1 साल साथ रहने के बाद शेन शियावेई जानती थी कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं। एक बार मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो उसे कोई नहीं बदल सकता था। अगर मैंने कह दिया कि मुझे ब्रेकअप करना है तो मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। लेकिन शेन शियावेई ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने मेरे साथ हमेशा रहने के लिए बहुत कुछ झेला था। उसने मिन्नत की, जियांग चेन, मैं तुमसे भीख मांगती हूं, क्या हम ब्रेकअप न करें? मेरी नज़र रूम में मौजूद हर किसी पर गई। आखिर में मेरी नज़र सीन नियन पर टिकी। सीन एक कोने में बैठा था जिसे शेन शियावेई नहीं देख सकती थी। उसने मेरी तरफ एक मॉकिंग स्माइल दी, जैसे उसके होंठ कह रहे हों, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने उसे इग्नोर किया और शेन शियावेई की तरफ देखा। मैं धीरे से बोला, ठीक है, हमें ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अभी 1 लाख युआन दे दो। मुझे सिर्फ वो 1 लाख चाहिए। शेन शियावेई का एक्सप्रेशन थोड़ा परेशान सा हो गया। उसने अपने होंठ चबाए। जियांग चेन, क्या तुम कल तक का वेट कर सकते हो? कल मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे सकती हूं, प्लीज। मैंने उसकी तरफ डिसअपॉइंटेड होकर देखा और कमजोरी भरी आवाज में कहा, शेन शियावेई, मुझे बस मेरे बैंक कार्ड के पैसे चाहिए। मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। शेन शियावेई ने फिर भी आगे बढ़कर मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मेरा फोन बज उठा। जैसे ही मैंने कॉलर आईडी देखी, मैंने बिना सोचे फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से क्या कहा गया पता नहीं, लेकिन मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैं जाने के लिए मुड़ा, पर शेन शियावेई ने मेरी कलाई पकड़ ली। वो बुरी तरह गिड़गिड़ाई, जियांग चेन, मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। कल तक रुक जाओ, मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दे दूंगी। मैं उसकी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। शेन शियावेई, हमारे बीच सब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इतना कहकर मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। मैं बार से बाहर भागा। आधी रात हो चुकी थी, सड़कें खाली थीं और टैक्सी ना के बराबर थीं। अभी जो कॉल आया था वो हॉस्पिटल से था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी दादी की कंडीशन खराब हो गई है और मुझे तुरंत हॉस्पिटल आने को कहा। ये खबर सुनकर मुझे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मैं किसी भी तरह हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था।
मेरे पास शेन शियावेई के साथ अपनी सिचुएशन के बारे में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा वेट करने के बाद भी सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। तभी दूर से एक मेबैक धीरे धीरे आती दिखी। मुझे हॉस्पिटल पहुंचने की बहुत जल्दी थी। मैंने अपने दांत भींचे और सड़क के बीचों बीच दौड़ गया। शांत सड़क पर ब्रेक लगने की एक तेज आवाज गूंजी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि मेबैक मुझसे 5 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर रुकी थी। ये लगभग मुझे उड़ा ही देती। मेरे पास डरने का वक्त नहीं था। मैं कार की तरफ भागा और ड्राइवर की विंडो पर हाथ मारा। कार की विंडो नीचे हुई। ड्राइवर ने मुझे टेंशन वाले एक्सप्रेशन के साथ देखा और पूछा, बेटा क्या तुम ठीक हो? मैंने जवाब दिया, मैम मैं आपसे भीख मांगता हूं, क्या आप मुझे हॉस्पिटल तक राइड दे सकती हैं? ड्राइवर ने झिझकते हुए पीछे की सीट की तरफ देखा। वहां एक एलिगेंट लेडी बैठी थी। मैं समझ गया कि ड्राइवर को पीछे बैठी उस औरत की बात माननी होगी, इसलिए मैं सीधा पीछे की सीट की तरफ गया और विंडो नॉक की। मिस, क्या मैं आपको एक राइड के लिए तकलीफ दे सकता हूं? मेरी दादी की कंडीशन क्रिटिकल है। मैं हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी में हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ड्राइवर ने मेरी बात सुनी। उसे थोड़ा बुरा लगा। उस औरत ने धीरे से सिर हिलाया। ड्राइवर खुश हो गई और उसने जल्दी से मुझे फ्रंट सीट पर बैठने को कहा। जैसे ही मैं बैठा, मुझे एक अच्छी फ्रैग्रेंस आई। इससे मेरा परेशान मूड थोड़ा शांत हुआ। कार सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। आधे घंटे बाद कार हॉस्पिटल के एंट्रेंस के सामने रुकी। मैंने जल्दी से शुक्रिया कहा। फिर मैं तुरंत कार से उतरा और सीधा ऑपरेटिंग रूम की तरफ भागा। ड्राइवर ने मुझे जाते हुए देखा। वो पीछे की सीट पर बैठी लेडी की तरफ मुड़ी और पूछा, मिस, अब हमें क्या करना चाहिए? ड्राइवर की बात पूरी होने से पहले ही उसने देखा कि पीछे बैठी लेडी ने कार का दरवाजा खोला और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। ड्राइवर ने भी देर नहीं की और उसके पीछे चल दी। उन दोनों ने जल्दी ही मुझे ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे के सामने खड़ा पाया। दादी को इमरजेंसी ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया था। मुझे वहां खड़े हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक नर्स बाहर भागी आई। उसने मुझसे सर्जरी की फीस भरने को कहा। मैंने पेमेंट स्लिप को कसकर पकड़ा। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तभी पीछे से उस लेडी की आवाज आई, टिंग, जाओ हॉस्पिटल की फीस जमा कर दो। ड्राइवर यांग टिंग तुरंत आगे बढ़ी, मेरे हाथ से पेमेंट स्लिप ली और सीधे पेमेंट काउंटर की तरफ चली गई। मैं ब्लैंक आंखों से बाई लुओ यान को देखता रहा। मेरी आंखें थोड़ी लाल थीं। मैंने कहा, थैंक यू, मैं आपका वाकई बहुत शुक्रगुजार हूं। बाई लुओ यान के एक्सप्रेशन नहीं बदले। उसने बस अपने बैग से एक साफ हैंकरचिफ निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने रुमाल ले लिया। मेरा गला जैसे भर आया था। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। इस मोमेंट पर एक अजनबी की इस दयालुता की वजह से मेरे अंदर दबा हुआ सारा दुख फूट पड़ा। बाई लुओ यान ने मेरी तरफ देखा, लेकिन सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस शांति से मेरे बगल में खड़ी रही। यांग टिंग बहुत जल्दी वापस आ गई। उसने पहले बाई लुओ यान की तरफ देखा, फिर मुझे ढांढस बंधाने के लिए पास आई। अब और मत रो, फीस जमा कर दी गई है, तुम्हारी दादी जरूर ठीक हो जाएंगी। मेरे आंसू बूंद बूंद करके गिर रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखकर बाई लुओ यान यांग टिंग के पास गई। दोनों ने आपस में कुछ फुसफुसाया और यांग टिंग मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। 10 मिनट बाद यांग टिंग हाथ में एक बैग लेकर वापस आई। वो तेजी से दौड़कर आई और मेरे हाथों में गर्म मिल्क टी का कप थमाते हुए बोली, थोड़ी मिल्क टी पी लो, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। मैंने लाल आंखों से यांग टिंग की तरफ देखा और उसे थैंक यू कहने ही वाला था कि यांग टिंग ने कहा, ये सब मेरी बॉस ने खरीदने के लिए कहा था। मैंने वापस बाई लुओ यान की तरफ देखा और कहा, थैंक यू। मुझे नहीं पता कि आज रात मैंने कितनी बार थैंक यू कहा था। 2 घंटे बाद ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे आखिरकार धीरे से खुले। डॉक्टर बाहर आए। मैंने नर्वस होकर उनकी तरफ देखा और पूछा, डॉक्टर, मेरी दादी कैसी हैं? डॉक्टर का चेहरा दुख से भरा था। मिस्टर जियांग, आई एम सॉरी। हमने अपनी पूरी कोशिश की। मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं गिरते गिरते बचा। यांग टिंग ने तुरंत आगे बढ़कर मुझे सपोर्ट दिया। मेरे आंसू फिर से बहने लगे। डॉक्टर शायद इस सीन के आदी थे। उन्होंने हमदर्दी से कहा, बूढ़ी औरत के पास अब बहुत कम समय बचा है, आप उनसे आखिरी बार मिल लीजिए। कुछ ही देर बाद दादी को व्हीलचेयर पर बाहर लाया गया। मैं उनके पीछे पीछे वार्ड तक गया। बाई लुओ यान भी पीछे पीछे आई। यांग टिंग भी कुदरती तौर पर साथ आई, लेकिन उन दोनों में से कोई भी कमरे के अंदर नहीं गया। वे बस दरवाजे पर खड़े रहे। वार्ड में मैंने दादी का झुर्रियों वाला हाथ अपने चेहरे से लगाया। मैंने उनका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था जैसे मुझे डर हो कि अगर मैंने ढील दी तो वो अगले ही पल मुझे छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन मुझे पता था कि ये सिर्फ खुद को धोखा देना था। दादी, मेरी आवाज रुंध गई थी। हॉस्पिटल बेड पर लेटी वो बुजुर्ग औरत पीली पड़ चुकी थी। मेरी आवाज सुनकर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं।
मेरी लाल आंखें देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने पहले की तरह धीरे से मेरा चेहरा सहलाया। तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने शियाओ चेन को परेशान किया है? दादी को बताओ। दादी तुम्हें इंसाफ दिलाएगी। मेरे आंसू टूटे हुए मोतियों की माला की तरह गिर रहे थे। मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा था। मैंने सिसकते हुए कहा, दादी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और धीरे से मेरा सिर सहलाया। दादी अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। दादी मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज मत जाइए। हॉस्पिटल के कमरे से आ रही मेरी चीखें सुनकर बाहर खड़ी यांग टिंग की आंखें भी भर आईं। लेकिन बाई लुओ यान के एक्सप्रेशन अभी भी नहीं बदले थे। हालांकि उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थीं। टेस्ट के लिए स्ट्रॉ ले लो, उसकी आवाज शांत हॉलवे में गूंजी। यांग टिंग एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, जी मिस। यांग टिंग ने वो मिल्क टी का कप लिया जिससे मैंने अभी पिया था और वहां से चली गई। बाई लुओ यान मुझे हॉस्पिटल रूम में ऐसे देख रही थी जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। कमरे के अंदर मैंने अपनी दादी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। शायद उन्हें कुछ एहसास हो गया था। उन्होंने एक ठंडी आह भरी। अगर तुम खुश नहीं हो तो ब्रेकअप कर लो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूं। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कुछ देर तक रोता रहा। दादी ने ही खुद को पहले संभाला। उन्होंने अपने हाथ से मेरे आंसू पोंछे। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। मैं इतना ज्यादा रो रहा था कि बोल नहीं पा रहा था, फिर भी मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। कहिए दादी, मैं सुन रहा हूं। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। किसी ऐसे को ढूंढना जो तुमसे प्यार करे। किसी ऐसे का होना जिसे तुम प्यार करते हो, उससे भी ज्यादा जरूरी है। तभी मुझे शांति मिलेगी। मैंने रोते हुए सिर हिलाया। मैं पक्का एक अच्छी लाइफ जीऊंगा। मेरे बेड के नीचे एक छोटा बॉक्स है। मेरी सारी सेविंग्स उसी के अंदर हैं। तुम उसे ले लेना। इस लाइफ में मुझे जिस बात का सबसे कम पछतावा है वो ये कि तुम मुझे सड़क किनारे मिले थे। मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू दादी। अगर आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो मैं अब तक जिंदा नहीं बचता। उन्होंने धीरे से मेरा चेहरा सहलाया। उनकी धुंधली आंखों ने मुझे बार बार बड़े ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे बंद हो गईं। जो हाथ मुझे सहला रहा था वो भी धीरे से नीचे गिर गया। मैं एक पल के लिए जम गया, उनकी बंद आंखों को देखता रहा। मैं इतना दुखी था कि कुछ बोल नहीं पाया। आंसुओं ने मेरा विजन धुंधला कर दिया था। मैंने धीरे से अपना सिर उन पर रख दिया। मेरी आवाज अनजाने में बहुत धीमी हो गई। दादी, मैं पक्का एक अच्छी लाइफ जीऊंगा। अब आप चैन से सो जाइए। कमरे के बाहर यांग टिंग जल्दी जल्दी चलकर आई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि बाई लुओ यान ने उसे रोक दिया। यांग टिंग ने हॉस्पिटल रूम के अंदर देखा और तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है। वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। बाई लुओ यान मुझे कमरे के अंदर देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी हलचल थी। मैं बाहर आया और देखा कि वे दोनों अभी भी वहीं थीं। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मिस, आप अभी तक गई नहीं। क्या तुम्हें अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए मदद चाहिए? बाई लुओ यान की आवाज ने मुझे टोक दिया। मैंने कुछ देर तक बाई लुओ यान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, क्या आप मुझे कुछ और पैसे उधार दे सकती हैं? मैं अपनी दादी को एक प्रॉपर विदाई देना चाहता हूं। बाई लुओ यान ने धीरे से कहा, ठीक है। फिर उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला और मुझे थमा दिया। अगले कुछ दिनों तक मैं शानशांग में ही रहूंगी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट करना। मैंने बिजनेस कार्ड लिया और उसे देखा। नाम उन पर खूब जच रहा था। थैंक यू मिस बाई, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। ये सुनकर बाई लुओ यान ने बस सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे पैसे मिल गए और मैंने अपनी दादी के अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट शुरू कर दिए। इस शहर में उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मैंने खुद ही फैसला किया कि उनका अंतिम संस्कार किया जाए और फिर किसी ऐसी जगह ढूंढूं जहां हरे भरे पहाड़ और साफ पानी हो ताकि उन्हें शांति मिल सके। श्मशान घाट से स्टाफ से उनकी अस्थियां लेते वक्त मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। मैंने धीरे से फुसफुसाया, दादी, मैं आपको घर ले जा रहा हूं। मैंने एक टैक्सी बुलाई और अस्थियां उस छोटे से घर में ले आया जहां मैं उनके साथ रहता था। लेकिन दरवाजे पर मुझे कोई ऐसा मिला जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। शेन शियावेई आज वैसी नहीं लग रही थी जैसी मैंने उसे पिछले 1 साल से देखा था। अब उसने डिजाइनर कपड़े पहने थे और हाथ में एक महंगा LV बैग था। वो बिल्कुल एक रिच किड लग रही थी। शेन शियावेई ने मुझे दूर से टैक्सी से उतरते देखा, लेकिन उसका ध्यान इस पर नहीं गया कि मैंने क्या पकड़ा हुआ है। जब वो पास आई तो उसने देखा कि मेरे हाथ में एक कलश है। उस कलश पर मेरी दादी की फोटो साफ दिख रही थी। शेन शियावेई वहीं जम गई। काफी देर बाद वो आखिरकार बोली, दादी। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन मैं बिना उसकी तरफ देखे सीधा घर के अंदर चला गया। शेन शियावेई को जैसे होश आया और वो तुरंत मेरे पीछे भागी।
उसके हाव भाव थोड़े घबराए हुए थे और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। तो पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। क्या इसकी वजह तुम्हारी दादी की डेथ थी? मैंने अब भी कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी चाबी निकाली, दरवाज़ा खोला और कलश लेकर अंदर चला गया। शेन शियावेई एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर मेरे पीछे अंदर आ गई। वो अजीब तरह से मेरे पीछे पीछे चल रही थी और मुझे दादी का कलश सावधानी से टेबल पर रखते हुए देख रही थी। कलश पर लगी फोटो का चेहरा उसकी तरफ ही था। शेन शियावेई को गिल्ट महसूस हुआ और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधे फोटो की तरफ देख सके। मैं मुड़ा और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ शेन शियावेई की तरफ देखा। मेरी टोन बहुत रूखी और ठंडी थी। मिस शेन, क्या आपको कुछ चाहिए? जिस तरह से मैंने उसे एड्रेस किया, वो सुनकर शेन शियावेई को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। घबराहट में उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने बेरुखी से उसे पीछे धकेल दिया। शेन शियावेई, मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। जियांग चेन। शेन शियावेई का दिल टूट गया था और वो ऐसे दुखी हो रही थी जैसे मैंने उसके साथ कुछ गलत किया हो। शेन शियावेई, शुरू से लेकर आखिर तक विक्टिम बनने का नाटक मत करो। चोट तो मुझे लगी है ना? शेन शियावेई ने खुद को संभाला। वो पहले की तरह क्यूट बनकर मुझे मनाना चाहती थी ताकि मैं उसे माफ कर दूं, लेकिन मेरी ठंडी नजरें देखकर वो रुक गईं। जियांग चेन, आई एम सॉरी। दादी के जाने से तुम पक्का टूट गए होगे। मुझे दुख है कि जब तुम अपने सबसे बुरे दौर में थे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। मेरा चेहरा अभी भी इमोशनलेस था। मैं उसे शांति से देख रहा था। अचानक मेरे चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल आई। शेन शियावेई, तुम वाकई मुझे घिन आती है। मेरी याद में मैंने कभी उस पर इस तरह आवाज नहीं उठाई थी, इसलिए शेन शियावेई काफी देर तक सन्न रह गई। शेन शियावेई, जाओ यहां से, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। शेन शियावेई को होश आया और उसने पागलों की तरह मेरी कलाई पकड़ ली। वो बड़ी आजीजी से गिड़गिड़ाई, मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे इस एक बार माफ कर सकते हो? मुझे पता है दादी की मौत तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। शेन शियावेई, क्या तुम्हें पता है कि उस रात मैंने तुमसे पैसे वापस करने की जिद क्यों की थी? टॉपिक इतनी जल्दी बदल गया कि शेन शियावेई रिएक्ट करने में थोड़ी स्लो रही। उसकी आंखों में अभी भी कन्फ्यूजन था। मैंने बिना किसी इमोशन के उसका हाथ झटक दिया, बिल्कुल उसी रात की तरह। क्योंकि तुमने मेरी दादी की जान बचाने वाले पैसे खर्च कर दिए थे। अगर उनकी सर्जरी थोड़ी जल्दी हो जाती तो शायद वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। ये शब्द शेन शियावेई के दिल में किसी बम के फटने जैसे थे। सदमे में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने यकीन न करते हुए मेरी तरफ देखा। काफी देर बाद उसका चेहरा उतर गया। जियांग चेन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मैंने खुद को धोखा दे रही शेन शियावेई की तरफ देखा और ठंडी आह भरते हुए अपना सिर हिलाया और एक दूसरा बम फोड़ा। शेन शियावेई, जिस रात तुम बार से निकली थी तुम किसी दूसरे आदमी के साथ होटल गई थी, है ना? यह सुनते ही शेन शियावेई के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगीं। ये साफ था कि वो गिल्टी थी। दरअसल जिस दिन मेरी दादी की डेथ हुई मुझे एक फोटो मिली थी। फोटो में शेन शियावेई एक आदमी के सहारे लेटी थी। उसकी गर्दन पर हकी के निशान थे और वो चैन की नींद सो रही थी। उस मोमेंट पर मैं शेन शियावेई से पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुका था। जब मैंने वो फोटो देखी तो मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। शेन शियावेई जानती थी कि वो सारी उम्मीदें खो चुकी है, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं इकलौता ऐसा आदमी था जिसने उसके दिल को छुआ था। वो हार कैसे मान लेती? जियांग चेन, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम मुझे इस एक बार माफ कर सकते हो? भले ही दादी चली गईं, लेकिन तुम्हारे पास मैं तो हूं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब से मैं पक्का तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूंगी। इतना कहकर शेन शियावेई कुछ कदम आगे बढ़ी और मुझे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं तुरंत साइड में हट गया। मैं भागने के लिए मुड़ा, पर शेन शियावेई ने जोर लगाकर मेरी कलाई पकड़ ली। वो मेरी बाहों में गिर गई। कई दिनों की भागदौड़ के बाद मैं अपनी लिमिट तक थक चुका था। एक पल के लिए मैं शेन शियावेई की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाया। शेन शियावेई ने मेरे होठों को अपने इतने करीब देखा। उसकी आंखों में दीवानगी थी। वो धीरे से अपने पंजों पर खड़ी हुई, मुझे किस करने के इरादे से। मुझे शेन शियावेई के इरादे का एहसास हो गया। शेन शियावेई एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी आंखों में एक पागलपन सा छा गया। जियांग चेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अगर मैं खुद को तुम्हें सौंप दूं तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? मैं टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाया और उसने मुझे जमीन पर धकेल दिया। अचानक दरवाजे से एक साया अंदर आया और उसने एक हाथ से शेन शियावेई को, जो मेरे ऊपर थी, खींचकर दूर फेंक दिया। इससे पहले कि शेन शियावेई कुछ समझ पाती, उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैं सोफे से उठा। बाई लुओ यान को अचानक वहां देखकर मैं थोड़ा हैरान था। मिस बाई लुओ यान ने जबरदस्ती शेन शियावेई को जमीन पर पटक दिया।
हमारे आसपास की हवा ठंडी होने लगी थी। शेन शियावेई ने अचानक आई बाई लुओ यान को देखा, फिर जिस तरह हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे उस पर गौर किया। तुरंत ही उसके सिर में खून चढ़ गया और वो बिना सोचे समझे बोल पड़ी, जियांग चेन, तो तुम मुझे छोड़ने की इतनी जल्दी में इसलिए थे क्योंकि तुम्हें कोई नई मिल गई है। ये औरत मुझसे ज्यादा अमीर है ना? शेन शियावेई एक रिच किड थी, इसलिए वो देख सकती थी कि बाई लुओ यान के कपड़े बहुत महंगे थे। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। शेन शियावेई, दफा हो जाओ यहां से। शेन को भी थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते थे। उसने एक नज़र बाई लुओ यान पर डाली, फिर मेरी तरफ देखा और न चाहते हुए भी वहां से चली गई। अब घर में सिर्फ मैं और बाई लुओ यान बचे थे। हालांकि मैं शेन शियावेई से सारी उम्मीदें खो चुका था, फिर भी उसकी घटिया बातों से मेरा दिल थोड़ा दुखी था। बाई लुओ यान ने मेरी तरफ रुमाल बढ़ाया और धीरे से कहा, ऐसा क्यों है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूं तुम रो रहे होते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस रूखेपन से अपने आंसू पोंछे और कहा, अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब कभी नहीं रोऊंगा। बाई लुओ यान ने मुझे गहराई से देखा पर कुछ कहा नहीं। उसने बस शांति से रुमाल वापस रख लिया। मैंने खुद को संभाला और बाई लुओ यान की तरफ देखा। मिस बाई, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? बाई लुओ यान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से दरवाजे की तरफ इशारा किया। यांगटिंग एक फाइल लेकर अंदर आई। बाई लुओ यान ने फाइल ली और सीधे मुझे पकड़ा दी। मैंने शक के साथ उसे लिया और खोला। फाइल के अंदर एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। टेस्ट के रिजल्ट बता रहे थे कि दोनों पक्षों के बीच 99.99% ब्लड रिलेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब था कि मेरा और जिस दूसरे शख्स का टेस्ट हुआ है उनके बीच पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। मैं ब्लैंक होकर बाई लुओ यान को देखता रहा। तो क्या आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मैं आपका खोया हुआ भाई हूं? बाई लुओ यान एक पल के लिए दंग रह गई। फिर उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आई। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने हजारों फूल खिल गए हों। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये ठंडी और रॉयल दिखने वाली लड़की मुस्कुराते हुए इतनी खूबसूरत लगेगी, लेकिन वो खूबसूरती बस एक पल के लिए थी। बाई लुओ यान ने तुरंत अपनी मुस्कान समेटी, पर उसकी भौहें थोड़ी नरम पड़ गईं। सटीक रूप से कहूं तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के खोए हुए छोटे भाई हो। मेरा परिवार और तुम्हारा परिवार पुराने पारिवारिक दोस्त हैं। अच्छा, मैं समझ गया। बाई लुओ यान और मेरी सगी बहन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए वो बस उन्हें ढूंढने में मदद कर रही थी। लेकिन उसे ये कैसे पता चला कि मैं ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का सगा भाई हूं? बाई लुओ यान ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। तुम मेरी आंटी के युवा दिनों की याद दिलाते हो, तुम बिल्कुल उनके जैसे दिखते हो, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि शायद तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली के वो खोए हुए बेटे हो। मैंने अपने हाथ में थामी फाइल को देखा। एक पल के लिए इस बात को हजम करना थोड़ा मुश्किल था कि मुझे मेरे जन्म देने वाले पेरेंट्स मिल गए हैं। मेरा रिएक्शन देखकर बाई लुओ यान ने धीरे से माफी मांगी। जैसे ही डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आए, मैंने तुम्हारी फैमिली को ये खबर दे दी थी। वे अब रास्ते में ही होंगे। वे शायद कल तुमसे मिलने आ जाएंगे। ये सुनकर कि मेरे असली पेरेंट्स आ रहे हैं, ये कहना झूठ होगा कि मेरा दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। दादी ने ये बात कभी नहीं छुपाई थी कि मैं एक गोद लिया हुआ बच्चा हूं। उन्होंने एक बार बताया था कि जब मैं उन्हें मिला था तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की थी, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई फैमिली नहीं मिली जिसका बच्चा खोया हो। मेरे असली पेरेंट्स के बारे में भी कोई खबर नहीं मिली। काफी समय तक तलाश करने के बाद दादी ने मुझे मेरे असली माता पिता से मिलवाने की उम्मीद छोड़ दी और मुझे खुद गोद लेने का फैसला किया। आई एम सॉरी, मैंने बिना पूछे ये सब किया। बाई लुओ यान की ठंडी आवाज ने मेरे ख्यालों को तोड़ दिया। मैंने धीरे से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। बाई लुओ यान ने आगे पूछा, तो क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? मैं एक पल के लिए खामोश रहा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। दादी का अभी देहांत हुआ है। मेरा दिमाग अभी काफी उलझा हुआ है। बाई लुओ यान ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जानती हूं कि अचानक ये सब एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम सोचने के लिए अपना वक्त ले सकते हो। वैसे भी वे कल आ ही रहे हैं। मैंने जवाब दिया, क्या आप मुझे इसके बारे में सोचने के लिए एक रात का समय दे सकती हैं? बाई लुओ यान के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। यह तुम्हारा हक है, फिर मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं बाई लुओ यान को छोड़ने दरवाजे तक गया। इससे पहले कि वो कार में बैठती, मैंने उसे पुकारा, मिस बाई, थैंक यू। बाई लुओ यान मुड़ी और सिर हिलाया। फिर वो सिर झुकाकर कार के अंदर बैठ गई। यांगटिंग मुड़ी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर कार चला दी। मैं टेबल के पास गया और अपनी दादी का कलश उठाया। मैं बेडरूम की तरफ गया और कलश को बेड के सिरहाने रख दिया। मेरी उंगलियां धीरे से उस बॉक्स के निचले हिस्से को छू रही थीं। मेरी नजरें झुकी हुई थीं और मैं ख्यालों में खोया था। मैंने बेड के नीचे से एक छोटा बॉक्स निकाला। वो कुकीज का एक पुराना लोहे का डिब्बा था। मैंने सावधानी से उसकी धूल पोंछी और धीरे से उसे खोला। उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं था,
एक रुमाल में लिपटे हुए कुछ पुराने नोटों की गड्डी, कुछ फोटोज, एक लाल पोटली और एक लिफाफा। इन चीजों को देखकर मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। मैंने फोटोज उठाईं। ये मेरी और मेरी दादी की साथ वाली चंद तस्वीरों में से एक थी। फोटो में दादी का चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था और मैं खुशी से मुस्कुरा रहा था। मेरी उंगली फोटो में उनके चेहरे को सहलाने लगी। एक आंसू फोटो पर गिर गया। देखते ही देखते और भी आंसू गिरने लगे। मैंने उन्हें पोंछा और फोटो को संभाल कर रखने से पहले उसे अच्छे से साफ किया। मैंने फिर से लिफाफा उठाया। दादी अनपढ़ थीं, वो शायद लिख नहीं सकती थीं। फिर इस बॉक्स में लेटर क्यों था? मैंने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर वाकई एक लेटर था। दादी ने अपने जीते जी किसी लिखने वाले से अपने लिए यह लेटर लिखवाया था। लेटर में दादी ने लिखा था कि उन्हें पता था कि वो ज्यादा समय तक मेरे साथ नहीं रह पाएंगी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके जाने के बाद मैं उस लाल पोटली में रखी चीजों का इस्तेमाल करके अपने असली पेरेंट्स को ढूंढ लूंगा। दादी ने लेटर में उस साल की डिटेल्स भी लिखी थीं कि मैं उन्हें कैसे मिला था और उस वक्त मेरे पास जो भी चीजें थीं वे सब उस बॉक्स में रखी थीं। लेटर पढ़ने के बाद मैंने लाल पोटली उठाई और उसे खोला। पोटली के अंदर एक लॉन्जेविटी लॉक था। वो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। जब दादी ने मुझे पाया था तब वो लॉक मेरे गले में था और उसके पीछे एक नाम खुदा हुआ था। इत्तेफाक से दादी का सरनेम भी जियांग था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम जियांग चेन रखा। अगले दिन मैंने एक फैसला किया। चूंकि दादी चाहती थी कि मैं अपने असली माता पिता को ढूंढूं और उनसे मिलूं तो मैं उनकी बात मानूंगा। क्या मेरे असली पेरेंट्स जल्द ही नहीं आने वाले थे? तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। लेकिन मैंने ये भी साफ तौर पर सोच लिया था, जब तक मेरे असली पेरेंट्स मुझे अपनाने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं दिखाएंगे, मैं उनके साथ वापस नहीं जाऊंगा। मैं उन रिश्तेदारों के साथ घर जाने के बजाय अकेले रहना पसंद करूंगा जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। अगले दिन दोपहर को मैं बाहर जाने ही वाला था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि बाहर कई लोग खड़े हैं। उनमें एक मिडिल एज कपल था जिनके चेहरे मुझे बहुत जाने पहचाने लगे, खासकर वो माँ जो थोड़ी थोड़ी मेरी तरह दिखती थीं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वे आगे बढ़ीं और मुझे कसकर गले लगा लिया। माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मेरा शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। अनजाने में किसी अजनबी के फिजिकल कांटेक्ट को रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन मेरे कान में माँ के रोने की आवाज़ ने मुझे थोड़ा इमोशनल कर दिया। मेरा इरादा उन्हें पीछे धकेलने का था, लेकिन मैं हिचकिचाया और मैंने कुछ नहीं किया। मिसेस जियांग और भी फूट फूट कर रोने लगीं। उनके गर्म आंसू मेरे कंधे को भिगो रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए अपना हाथ उठाया और धीरे से उनकी पीठ थपथपाई। अब और मत रोइए। उस एक सेंटेंस ने मिसेस जियांग को और भी जोर से रुला दिया। उनके बगल में खड़े मिस्टर जियांग की आंखें भी लाल थीं, लेकिन वे मिसेस जियांग की तुलना में थोड़े शांत थे। मेरी अनकंफर्टेबल स्थिति को भांपते हुए मिस्टर जियांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और मिसेस जियांग को अपने पास खींच लिया। ठीक है, तुम हमारे प्यारे बेटे को डरा रही हो। ये सुनकर मिसेस जियांग ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। हाँ, सही कह रहे हो, हमें अपने बेटे को डराना नहीं चाहिए। तभी मुझे याद आया कि सबको अंदर बुलाना है। फिर मैं पानी उबालने के लिए किचन में गया। मिस्टर जियांग और बाकी सब उस छोटे से घर के अंदर आए और वहां का सादा माहौल देखने लगे। मिसेस जियांग के आंसू फिर से निकल आए। वो छोटा घर भले ही पुराना था, पर साफ सुथरा रखा गया था। ये साफ था कि उनके बेटे को ये सारी मुश्किलें नहीं झेलनी चाहिए थीं। जियांग फैमिली के हर सदस्य के दिल में एक ही बात चल रही थी। इस बार पूरी जियांग फैमिली आई थी, मिस्टर जियांग, मिसेस जियांग और उनके 2 बच्चे। ये सुनकर कि उनका बरसों पहले खोया हुआ छोटा भाई मिल गया है, मेरे सगे भाई जियांग यांग और मेरी सगी बहन जियांग वानू दोनों अपना काम छोड़कर पेरेंट्स के साथ बेचांग आ गए थे। अभी जब दरवाज़ा खुला था तो दोनों भाई बहन ने मेरा चेहरा देखा और कंफर्म कर लिया कि उनके सामने खड़ा ये नौजवान वाकई जियांग फैमिली का खोया हुआ खजाना है, क्योंकि मेरा चेहरा और मिसेस जियांग का जवानी का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। इसके अलावा बाई लुओ यान की डीएनए रिपोर्ट से सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। अब जिस जगह उनका छोटा भाई इतने सालों से रह रहा था उसे देखकर दोनों भाई बहन को अपने इस मिले हुए भाई के लिए दुख होने लगा। किचन में मैं काफी देर तक केतली को ब्लैंक होकर देखता रहा। हालांकि मैंने अपने असली माता पिता से मिलने के लिए खुद को मेंटली तैयार कर लिया था, लेकिन जब वे वाकई मेरे सामने खड़े थे तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी और एंग्जाइटी महसूस हो रही थी। मेरे घर में आमतौर पर इतने मेहमान नहीं आते थे। मेरे पास पूरा टी सेट नहीं था, इसलिए मैंने कैबिनेट में छानबीन करके कुछ कप ढूंढे। चाय बनाने के बाद मैं बाहर आया। मिसेस जियांग ने मुझे बाहर आते देखा और तुरंत मेरी तरफ लपकी। जियांग यांग बहुत समझदार था। उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ से ट्रे ले ली। लाओ, मुझे दो। इस बीच मिसेस जियांग ने मुझे पकड़कर घर के इकलौते छोटे सोफे पर बिठा दिया। बाकी सब ने बड़ी समझदारी से अपने बैठने के लिए कुर्सियां ढूंढ लीं। किसी के भी चेहरे पर उस जगह की हालत देखकर नफरत का भाव नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में मेरे लिए बहुत दर्द था। मैंने झिझकते हुए अपनी नाक छुई। आई एम सॉरी, मेरा घर बहुत छोटा है।
मिसेज जियांग ने जब मेरा ये फॉर्मल और दूरियों वाला बर्ताव देखा तो उनकी आंखें फिर से भर आईं। ये माँ की गलती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और तुम्हें इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। मैंने देखा कि मिसेज जियांग फिर से रोने वाली हैं तो मुझे भी दुख हुआ। शायद ये माँ बेटे का गहरा रिश्ता ही था। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उनकी पीठ थपथपाई। माँ, अब और मत रोइए। उस एक शब्द माँ ने मिसेज जियांग को रुलाना भुला दिया। उन्होंने बड़े खुश होकर मेरी तरफ देखा। जियांग चेन, तुम मुझे माँ बुलाने के लिए तैयार हो। आसपास खड़े जियांग फैमिली के बाकी मेंबर्स भी बहुत खुश थे। मिस्टर जियांग को भी अब और किसी बात की परवाह नहीं थी। वो मेरे बगल में बैठ गए और अपनी तरफ इशारा करते हुए बोले, मैं डैड हूं। मिस्टर जियांग की उम्मीद भरी आंखों को देखकर मेरा दिल उन्हें मना करने का नहीं हुआ, इसलिए मैंने भी पुकारा, डैड। मिस्टर जियांग एक हट्टे कट्टे इंसान थे, पर मुझे डैड कहते सुन उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने अपना चेहरा घुमाकर अपने आंसू पोंछे। जियांग यांग बड़ी शालीनता से मुस्कुराया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जियांग वानरू भी धीरे से मुस्कुराई, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। मैंने अपने भाई बहन की तरफ देखा जो मेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रहे थे, और मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। मिसेज जियांग ने देखा कि मैंने उन्हें कितनी जल्दी अपना लिया है तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे गले लगाना चाहा, पर अचानक कुछ सोचकर वो हिचकिचाईं। ये देखकर मैंने खुद आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। उनके आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे और वो मुझे पकड़कर सिसकने लगीं। हमारे बगल में खड़े जियांग यांग को देखा तो वो भी सीधा रो ही रहा था। जियांग वानरू ये सब देखकर अपनी पलकें झपका रही थीं। उसने मुड़कर देखा कि बाई लुओ यान शुरू से आखिर तक शांति से एक तरफ खड़ी थी और सोफे पर बैठे मुझे ही देख रही थी। हालांकि उसके एक्सप्रेशन बहुत हल्के थे, पर यह साफ दिख रहा था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जियांग वानरू के लिए इमोशनल थी, जिसे उसका खोया हुआ छोटा भाई मिल गया था। लुओ यान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इस बार जियांग वानरू ने बड़ी ईमानदारी से कहा। बाई लुओ यान ने अपनी नजरें हटाईं और अचानक उसके कंधे को 2 बार थपथपाया। थोड़ी देर रोने के बाद मिसेज जियांग ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया और पिछले 20 सालों की मेरी लाइफ के बारे में डिटेल में पूछने लगी। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे दादी ने मुझे ढूंढा और फिर कितनी मुश्किलों से मेरा पालन पोषण किया। मैंने सिर्फ अच्छी बातें बताईं, दुख वाली नहीं, और दादी के साथ बिताए उन सालों को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में सुनाया। लेकिन हकीकत में मेरे बिना कहे भी जियांग फैमिली जानती थी कि इतने सालों तक मैं और दादी एक दूसरे के सहारे थे और लाइफ पक्का आसान नहीं रही होगी। उन्हें डर था कि शायद मैं अपनी ये नई पहचान तुरंत एक्सेप्ट न कर पाऊं, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। जियांग फैमिली अभी भी दादी जियांग की बहुत शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुझे बचाया। उन्होंने ही मुझे नई जिंदगी दी और मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मिस्टर जियांग ने इमोशनल होकर कहा, वाकई हम पर उस बुजुर्ग औरत का बहुत बड़ा कर्ज है। मुझे दादी की याद आई और मेरा दिल फिर से भारी होने लगा। ये देखकर मिसेज जियांग ने मेरी पीठ थपथपाई। दुखी मत हो, हम उनके लिए सबसे अच्छी दफन जगह ब्यूरियल प्लॉट ढूंढेंगे। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान और खुश हुआ। सच में? मिसेज जियांग ने सिर हिलाया और आगे बोली, अब तुम माँ, डैड और अपने भाई बहन के साथ कैपिटल वापस चलो। ठीक है, मैं अपने असली पेरेंट्स के साथ जाने के लिए तैयार था, क्योंकि अब मुझे पता था कि वे मुझे घर ले जाने के लिए कितने उतावले हैं। मैंने अब जियांग फैमिली के साथ जाने से मना नहीं किया, क्योंकि इस जगह पर अब ऐसा कोई इंसान या चीज नहीं बची थी जिससे मैं जुड़ा रहूं। हाँ, मैं आप सबके साथ घर चलूंगा। मेरी हाँ सुनते ही जियांग फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जियांग वानरू ने तुरंत अपना फोन निकाला और अरेंजमेंट्स करने लगी। मिसेज जियांग और जियांग यांग ने मेरा सामान पैक करने में मदद की। पैकिंग के दौरान मेरा फोन लगातार बज रहा था। मैंने बस एक नज़र डाली और उसे साइलेंट कर दिया। मैंने इस जगह को छोड़ने से पहले अपना नंबर बदलने का प्लान बनाया था, ताकि यहाँ के लोगों और यादों को आखिरी विदाई दे सकूं। 1 घंटे बाद मैं अपनी दादी की अस्थियां और अपना थोड़ा सा सामान लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए मेबाख में बैठ गया। जैसे ही मैं और जियांग फैमिली वहां से निकले, शेन शियावेई मेरे दरवाजे पर पहुंची। कार से उतरते ही उसने दरवाजा खटखटाया, पर वो चाहे जितनी देर खटखटाती रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जियांग चेन, मैं हूं। दरवाजा खोलो। क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? जियांग चेन, मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती। शेन शियावेई दरवाजे पर खुद से ही बातें करती रहीं, पर घर के अंदर सन्नाटा छाया था। सोंग जिनियन भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गया। शेन शियावेई का मेरे लिए ये पागलपन वाला प्यार देखकर उसने धीरे से अपने होंठ चबाए। दिल ही दिल में वो मुझसे इस हद तक जल रहा था कि पागल हो जाए, पर चेहरे पर उसे अभी भी वही दयालु और उदार लुक बनाए रखना था। आसमान में बिजली कड़की और तुरंत ही तेज बारिश होने लगी। शेन शियावेई पूरी तरह भीग गई। ये देखकर सोंग जिनियन ने ड्राइवर के हाथ से छाता लिया और शेन के सिर पर तान दिया। शियावेई, बारिश हो रही है, चलो कार में बैठते हैं, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। मुझे तुम्हारी फिक्र की जरूरत नहीं है। आज मुझे जियांग चेन से माफी मांगनी ही होगी। सोंग जिनियन ने अपनी नजरें झुका लीं।
शेन शियावेई मैं बस। शेन शियावेई मुड़ी और उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर तुम नहीं होते तो जियांग चेन मुझे छोड़कर नहीं जाता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। लेकिन शेन शियावेई, मैं तुम्हारा मंगेतर फियांस हूं, हम दोनों की शादी होने वाली है। शेन शियावेई को अचानक जैसे किसी बात ने ट्रिगर कर दिया। वो मुड़ी, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वो सोंग जिनियन को घूरने लगी। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। सोंग जिनियन शेन शियावेई के इस रूप को देखकर डर गया। उसने अचानक हाथ से छाता फेंक दिया और शेन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने अपना पुराना फोन और उसके अंदर का सिम कार्ड एयरपोर्ट के एक डस्टबिन में फेंक दिया। बिना पीछे मुड़े मैंने अपनी दादी की अस्थियां लीं और जियांग फैमिली के साथ कैपिटल की फ्लाइट में सवार हो गया। ये मेरा प्लेन में बैठने का पहला एक्सपीरियंस था और मुझे सब कुछ नया लग रहा था। मेरा रिएक्शन देखकर जियांग फैमिली का दिल एक बार फिर पसीज गया। उनके लाडले बच्चे ने कभी दूर का सफर नहीं किया था और न ही कभी प्लेन में बैठा था। नहीं, अब हमें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। मेरे पास पूरा जियांग फैमिली क्या सोच रही थी मुझे नहीं पता था। मैं बस अपनी सीट पर शांति से बैठा रहा। बाई फैमिली और जियांग फैमिली दोनों बहुत अमीर खानदान हैं, इसलिए वे कुदरती तौर पर फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल करते हैं। अगर ये पहले की बात होती तो मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। मेरी 20 साल की सादगी भरी लाइफ ने मुझे अनजाने में थोड़ा संकोची बना दिया था। इसके उलट जियांग फैमिली और बाई लुओ यान बहुत शांत दिख रहे थे, जैसे उन्हें इस लग्जरी की पुरानी आदत हो। मैंने अपने होंठ भींचे। इससे मुझे बहुत कड़वा एहसास हुआ कि हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। जियांग वॉनरू एक लड़की है और उसने मेरी थोड़ी हिचकिचाहट वाली हालत नोटिस कर ली। उसे तुरंत समझ आ गया कि शायद मैं इस सब का आदी नहीं हूं। इसलिए जियांग वॉनरू उठी और मेरे बगल में आकर बैठ गई। शियाओचेन, क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग वॉनरू मेरी घबराहट ताड़ लेगी। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, पर फिर सिर हिला दिया। हाँ, मुझे वाकई थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या मेरी वजह से सबको शर्मिंदा होना पड़ा? जियांग वॉनरू धीरे से मुस्कुराई और उसने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। बिल्कुल नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमारा जियांग चेन बहुत प्यारा है। बस बात यह है कि तुम्हें अभी इसकी आदत नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बाद में तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैंने उस प्यारी सी जियांग वॉनरू की तरफ देखा। मेरा दिल भर आया। तो ऐसी होती है एक बड़ी बहन। जियांग वॉनरू का दिल भी पिघल गया। तो ऐसा होता है एक छोटा भाई होना। कुछ घंटों बाद प्लेन जिंगचांग एयरपोर्ट पर सेफली लैंड कर गया। मैं कुदरती तौर पर जियांग फैमिली के साथ वीआईपी एग्जिट की तरफ बढ़ा। जब हम जिंगचांग पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। मैंने अपने सामने इस बिल्कुल अनजान शहर को जिज्ञासा से देखा, पर मैं जरा भी नर्वस नहीं था। यही वो जगह है जहां मुझे बड़ा होना चाहिए था। एयरपोर्ट के वीआईपी एग्जिट के बाहर कई लग्जरी कारें पहले से ही वेट कर रही थीं। एक मिडिल एज आदमी जो बटलर जैसा लग रहा था, जियांग फैमिली को देखते ही मुस्कुराया और ग्रीट करने के लिए आगे आया। मास्टर, मैडम, बड़े छोटे मालिक, बड़ी छोटी मालकिन और मंझले छोटे मालिक, सेकंड यंग मास्टर। ये पहली बार था जब मुझे मंझला छोटा मालिक बुलाया गया। ये फीलिंग काफी नई थी, पर फिर भी मैंने बटलर को देखकर एक पोलाइट स्माइल दी। बटलर दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये नया मिला छोटा मालिक इतना तमीजदार होगा। जैसा कि उम्मीद थी, जियांग फैमिली के जीन्स वाकई बहुत स्ट्रांग हैं। भले ही छोटा मालिक इतने सालों तक खोया रहा, पर उसकी हड्डियों में समाये हुए ये बेहतरीन जीन्स कभी नहीं बदलेंगे। लग्जरी कार के अंदर काफी जगह थी, पर जियांग फैमिली का कोई भी मेंबर अलग कार में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वे सब एक ही कार में ठुस गए। बाई लुओ यान भी समझदारी से जियांग फैमिली की कार में बैठ गई, जबकि कई कारें खाली थीं। सुबह जियांग फैमिली से मिलने के बाद से मुझे बाई लुओ यान से बात करने का मौका नहीं मिला था। इस वक्त बाई लुओ यान मेरे ठीक सामने बैठी थी। मैं मुस्कुराया और बोला, मिस बाई, थैंक यू। इस थैंक यू के बहुत मायने थे। मेरी दादी की मदद करने के लिए शुक्रिया और मुझे मेरी फैमिली से मिलाने के लिए शुक्रिया। बेचांग छोड़ने से पहले दादी की सर्जरी के लिए मैंने पड़ोसियों से काफी पैसे उधार लिए थे। मेरा इरादा था कि मैं हर घर जाके पैसे वापस करूंगा, पर मेरे सगे भाई जियांग यांग ने मुझे बताया कि उन लोगों की मदद के बदले सारे कर्ज चुका दिए गए हैं। जियांग फैमिली ने उन्हें शुक्रिया के तौर पर कुछ गिफ्ट्स भी दिए। जब मुझे ये पता चला तो मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि जियांग फैमिली मुझे कितनी अहमियत देती है। मैंने सिर उठाकर बाई लुओ यान की तरफ देखा। चेहरा अभी भी वही ठंडा और रॉयल था, पर मुझे उसमें थोड़ी सी नरमी दिखी। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई है। मैंने शर्माकर अपना सिर झुका लिया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा लुओ यान की तरफ देखूं। ये देखकर मेरे बगल में बैठी मिसेस जियांग ने मिस्टर जियांग को एक नज़र देखा।
वे एक दूसरे की आंखों का इशारा समझ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल की और मुझे और बाई लुओ यान को और भी ज्यादा प्यार भरी नजरों से देखने लगे। जियांग वानरू अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने छोटे भाई के बीच की इस केमिस्ट्री को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मुझे नहीं पता कि हम कितनी देर से कार में थे, पर बाहर का नजारा अब धीरे धीरे बदलने लगा था। भीड़ भाड़ वाली सड़कों की जगह अब जंगलों ने ले ली थी। मैंने शक के साथ अपना सिर घुमाकर जियांग वानरू की तरफ देखा। जियांग वानरू मुस्कुराई, मेरा सिर सहलाया और बोली, यहां से लेकर ये पूरा पहाड़ बाई फैमिली की प्रॉपर्टी है। जियांग और बाई फैमिली के पुराने पुश्तैनी घर इसी पर बने हुए हैं। हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि मुझे पता था कि बाई और जियांग फैमिली के पास पैसा है, पर पूरा पहाड़ अपना होना कुछ ज्यादा ही था। पर हकीकत में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक टॉप टियर फैमिली होना कोई छोटी बात नहीं थी। कार आधे घंटे तक पहाड़ पर ऊपर चढ़ती रही। दूर से मुझे एक बड़ा सा लोहे का गेट दिखा। जैसे ही कार पास पहुंची, गेट धीरे से खुल गया। मेरी आंखों के सामने दो आलीशान विला थे। सही कहूं तो वे दो बड़े आंगन वाले पुश्तैनी घर थे। आलीशान चाइनीज स्टाइल के आंगन वाले घर अगल बगल खड़े थे। वहां छोटे पुल थे जिनके नीचे पानी बह रहा था और कलाकारी से सजाए गए पत्थर थे। कार से उतरने के बाद मैंने अपने सामने की उस शानदार आर्किटेक्चर को देखा और दंग रह गया। मिसेज जियांग ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराईं। जियांग चेन, ये तुम्हारा घर है। लेफ्ट वाला बाई फैमिली का पुश्तैनी घर है और राइट वाला हमारे जियांग खानदान का। मैंने उन दो लगभग एक जैसे घरों को देखा और मन ही मन बाई और जियांग फैमिली की दोस्ती की दाद दी। इतने करीब रहना तो एक बात थी, पर उनके पुराने घर भी बिल्कुल एक जैसे थे। अचानक लेफ्ट वाले घर से कुछ लोग भागते हुए बाहर आए। सबसे आगे एक प्यारी और शालीन दिखने वाली बुजुर्ग महिला थीं। बाई फैमिली की दादी ने लाल रंग का चौंगसाम पहना था। वो तेजी से हमारी तरफ आईं। उनके पीछे एक कपल और कुछ मेड्स थीं। धीरे चलिए माँ, अगर मैं और लेट हुई तो मैं अपने होने वाले पोते दामाद ग्रैंडसन इन लॉ को नहीं देख पाऊंगी। मैं कंफ्यूज था। मेरा भाई जियांग यांग? मेरी नज़र लुओ यान और उसके बगल में खड़े जियांग यांग पर गई। वे दोनों साथ में वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे। अपने छोटे भाई की नज़र भांपते ही जियांग यांग तुरंत कुछ कदम साइड हट गया और लुओ यान से दूरी बना ली। मैं सोच ही रहा था कि तभी बाई फैमिली की दादी सीधा मेरे पास दौड़ कर आईं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक बार बार देखा। मेरा पोता दामाद कितना हैंडसम है। मेरा सिर सवालों से भर गया। तो जिस पोते दामाद की बात वो बुजुर्ग महिला कर रही थी, वो मैं था। मैंने सोचा चूंकि वो बड़ी हैं तो उन्हें खुद आगे बढ़कर ग्रीट करना गलत नहीं होगा। दादी। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मेरे मुंह से दादी शब्द निकला, बाई फैमिली की दादी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सबसे शेखी बघारते हुए कहा, मेरे पोते दामाद ने मुझे दादी बुलाया। उसी पल बाई कपल भी वहां पहुंच गया। बाई दादी की बात सुनकर उन्होंने हार मानकर अपना सिर हिलाया। मैं इस नज़ारे को देखकर सन्न था। अब ये क्या सिचुएशन है? क्या मेरा बचपन से ही कोई अरेंज मैरिज तय है? बाई दादी कुछ और बोलने ही वाली थीं कि तभी लुओ यान अचानक धीरे से बोली, दादी, जियांग चेन अभी अभी वापस आया है, उसे डराओ मत। बाई फैमिली की दादी ने अपनी पोती की तरफ देखा, फिर अपने पोते दामाद की तरफ। बाई लुओ यान मुड़ी और जियांग कपल से बोली, अंकल जियांग, आंटी जियांग, मैं अपनी दादी और पेरेंट्स को पहले वापस ले जाती हूँ। ठीक है। पिछले 2 दिनों में तुमने काफी मेहनत की है। कुछ दिनों में साथ मिलकर खाना खाते हैं। इतना कहकर लुओ यान मुड़ी और अपनी दादी का हाथ थामकर बाई कपल के साथ चली गई। बेचारे मिस्टर और मिसेस बाई को अपने दामाद से एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं मिला और उनकी बेटी उन्हें जबरदस्ती वहां से ले गई। मिसेस जियांग मेरा हाथ पकड़कर राइट साइड वाले घर की तरफ ले गईं। दूर से ही मैंने देखा कि मेन गेट पर लोगों की 2 कतारें खड़ी थीं। जैसे ही हम करीब पहुंचे, उन सबने एक साथ कहा, घर में आपका स्वागत है छोटे मालिक। मैं इस नज़ारे से थोड़ा चौंक गया। फिर संभलने के बाद मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। इस मोमेंट पर मुझे वाकई एहसास हुआ कि मैं घर आ गया हूं। मिस्टर और मिसेस जियांग ने मेरा एक एक हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गए। जियांग यांग और जियांग वानरू हमारे पीछे पीछे अंदर आए। बटलर ने पहले ही लेट नाइट मील, रात का खाना तैयार कर रखा था और बस जियांग फैमिली के लौटने का इंतजार था। मैंने जियांग हाउस में कदम रखा। मेरे आसपास की हर चीज बिल्कुल अनजान थी, पर हर कोने से लग्जरी झलक रही थी। जैसा सोचा था, अमीरों की जिंदगी वाकई अलग होती है। यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल भी बहुत बड़ा था। हालांकि उन्होंने जानबूझकर कोई छानबीन नहीं की थी, फिर भी मिसेज जियांग ने पहले ही मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ लिया था, ताकि मेट्स ने जो खाना तैयार किया था वो सब मेरी पसंद का हो। खाना खाने के बाद मिसेज जियांग एक्साइटेड होकर मुझे मेरे रूम में ले गईं। जियांग कपल का रूम 2nd फ्लोर पर था, जबकि हम तीनों भाई बहनों के कमरे 3rd फ्लोर पर अरेंज किए गए थे। उनमें से मेरा कमरा 3rd फ्लोर पर सबसे अच्छी लाइटिंग वाला था। मिसेज जियांग ने दरवाज़ा खोला। कमरे का लेआउट देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। जियांग चेन,
मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता थी, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से ये रूम अरेंज कर दिया है। अगर तुम्हें कुछ भी पसंद ना आए तो बस कह देना, मैं तुरंत किसी से इसे बदलवा दूंगी। जिस छोटे घर में मैं बड़ा हुआ था उसके मुकाबले मेरे पास रहने के लिए कोई खास डिमांड्स नहीं थीं। ये जगह तो ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्टेबल थी, और उस रूम की वो बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडो, अर्श से फर्श तक वाली खिड़की तो कमाल की थी। बाहर कदम रखते ही पूरे पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा दिखता था। मम्मी, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये जगह मेरे पुराने घर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये सुनकर मिसेस जियांग की आंखें फिर से भर आईं। ऐसा लग रहा था कि जब से वो मुझसे मिली हैं बस आंसू ही बहा रही हैं। मुझे थोड़ा दुख हुआ और मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैं लोगों को चुप कराने में बहुत अच्छा नहीं हूं। मम्मी, दुखी मत होइए, अब मैं आपके पास वापस आ गया हूं। मिसेस जियांग ने रोना बंद किया और मुस्कुरा दी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। मेरा जियांग चेन सही कह रहा है, तुम वापस आ गए हो, तुम मेरे पास वापस आ गए हो जियांग चेन। अब से मम्मी तुम्हारा दोगुना ख्याल रखेंगी। माँ बेटे ने थोड़ी देर और बातें की और फिर मिसेस जियांग न चाहते हुए भी वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद मैंने उस बिल्कुल नए माहौल को देखा और अपने नए कमरे का एक छोटा सा टूर लेने का फैसला किया। मेरा नया रूम बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि उस छोटे घर से भी बड़ा जिसमें मैं और दादी रहते थे। आसपास घूमकर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ की लग्जरी मेरी इमेजिनेशन से भी परे थी। फिर मैंने कमरे की बाकी जगह देखी और पाया कि मेरा रूम बगल वाले एक और रूम से कनेक्टेड था। वो एक स्टडी पढ़ने का कमरा था जिसे क्लासिकल स्टाइल में सजाया गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके पीछे चला गया हूँ। स्टडी में किताबों से भरी दो बहुत ऊंची और बड़ी अलमारियां थीं। वहां भी एक बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडो थी। उसे खोलते ही एक लंबा हवा में लटका हुआ गलियारा, सस्पेंडेड कॉरिडोर दिखा। उस लंबे गलियारे का दूसरा सिरा भी एक कमरे से जुड़ा था। मुझे जिज्ञासा हुई तो मैं दबे पांव उस गलियारे पर चल पड़ा। बिल्कुल वैसी ही एक स्टडी की विंडो के सामने खड़ा होकर मैंने अंदर झांका। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। मैंने उसे धीरे से धक्का दिया और पाया कि दरवाज़ा खुला था। मैंने हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोला। ठीक उसी वक्त कमरे के दूसरे छोर से किसी और ने भी दरवाज़ा खोला। लाइट्स जल उठीं। बाई लुओ यान और मैं दोनों बाथरोब पहने हुए एक दूसरे को साफ देख रहे थे। हम दोनों अभी अभी शावर लेकर निकले थे। हम दोनों ही सन्न रह गए। फिर मेरी नज़रें अनजाने में लुओ यान की गोरी छाती पर पड़ गईं, जो बाथरोब की वजह से थोड़ी खुली हुई थी। लुओ यान ने एक पल की हैरानी के बाद खुद को संभाला। मुझे अपनी छाती की तरफ घूरते देख उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। क्या ये सुंदर है? सॉरी। मैंने झटके से लुओ यान की स्टडी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पागलों की तरह उस लंबे गलियारे से वापस अपने स्टडी में भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे से सटकर जोर जोर से सांस लेने लगा, पर मेरे दिमाग में बाथरोब पहने लुओ यान की इमेज बार बार घूम रही थी। मेरे गाल जलने लगे। मैंने अपने हाथ से खुद को हवा दी ताकि चेहरे की गर्मी कम हो सके, पर लुओ यान की वो इमेज दिमाग से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे शांत होना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था। मेरे रूम की स्टडी बगल वाली बाई लुओ यान की स्टडी से कनेक्टेड है। क्या हमारे कमरे इतने करीब हैं? मुझे लगा कि अगर मैंने इस बारे में और सोचा तो मेरा दिमाग सच में फट जाएगा। इसलिए मैंने ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े ढूंढे और सीधा बाथरूम में चला गया। बाहर आने के बाद मैं सावधानी से उस बड़े बेड पर लेट गया। बेड की चादरें शायद अभी धुली और सुखाई गई थीं, क्योंकि उनमें से न सिर्फ ताजगी की महक आ रही थी बल्कि धूप की खुशबू भी थी। पहले मुझे लगा कि इस नए माहौल में मैं सुबह तक सो नहीं पाऊंगा, पर पता नहीं क्यों, शायद बहुत थकान की वजह से या उस बेड के कंफर्ट की वजह से लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। सपने में मुझे मेरी दादी दिखीं। वो थोड़ी दूर खड़ी होकर मुझे प्यार से देख रही थीं। मैं उनकी तरफ भागा और उनके गले लग गया। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। उन्होंने प्यार से मेरी पीठ थपथपाई। अच्छा बच्चा, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। जब उन्होंने कहा कि वो जाना चाहती हैं तो मैंने उन्हें और कसकर पकड़ लिया। काफी देर बाद मैंने ना चाहते हुए भी उन्हें जाने दिया। मैंने उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान दी। दादी, आप अपनी अगली जिंदगी में बहुत खुश रहना। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आकृति धीरे धीरे रोशनी की बूंदों में बदल गई और मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने हाथ बढ़ाया, कुछ पकड़ना चाहा, पर हाथ में कुछ नहीं आया। अगले दिन सुबह सुबह मेड्स को रसोई से बर्तनों के खटकने की आवाज आई। वे एक दूसरे को देखने लगीं और जल्दी से किचन में गईं। उन्होंने देखा कि जो मंझला छोटा मालिक कल ही घर लौटा था वो अब एप्रन पहनकर खाना बना रहा है। आवाज सुनकर मैंने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। मेरी बात सुनकर मेड्स वहीं सन्न रह गईं। होश में आते ही वे तुरंत आगे बढ़ीं और मेरे हाथ से पलटा स्पैचुला छीन लिया। मंझले छोटे मालिक, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? ये सब काम हम पे छोड़ दीजिए। अगर मालिक और मालकिन को पता चला तो हमारी शामत आ जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए उनकी बात काटी।
मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात कर लूंगा। मैं जल्दी जाग गया था, इसलिए मैंने बस ब्रेकफास्ट बना लिया। मेट्स ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा। छोटे मालिक, अगर आप हमारा काम कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले मैंने सिर्फ जियांग फैमिली के लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाने के बारे में सोचा था, पर इस पहलू पर मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने माफी मांगते हुए उनसे कहा, आई एम सॉरी, मैं बस अपने पेरेंट्स के लिए पर्सनली नाश्ता बनाना चाहता था। आज आखिरी बार है, आगे से आप ही लोग कीजिएगा। ये सुनकर मेट्स ने चैन की सांस ली। मुझे वाकई थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, ऐसा लगा जैसे मैंने किसी की रोजी रोटी ही छीन ली हो। मिसेस जियांग जब सोकर उठीं तो सबसे पहले मेरे कमरे में आईं, पर काफी देर खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्हें लगा मैं अभी सो रहा हूं। नतीजा ये हुआ कि वो मिस्टर जियांग और मेरे भाई बहन जब नीचे आए तो उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाते हुए देखा। कदमों की आहट सुनकर मैंने सिर उठाया तो देखा जियांग फैमिली के चारों मेंबर्स वहां हैरान खड़े थे। मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मम्मी, पापा, भाई, दीदी, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, आइए खाइए। वे चारों होश में आए और जल्दी से नीचे आकर डाइनिंग टेबल के पास खड़े हो गए। टेबल पर चाइनीज और वेस्टर्न दोनों तरह का ब्रेकफास्ट था। जियांग वानरू ने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा, जियांग चेन, क्या ये सब तुमने बनाया है? मैंने शर्माते हुए सिर हिलाया, पर क्रेडिट लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं जल्दी उठ गया था तो बस थोड़ा बहुत बना लिया। आप सब टेस्ट करके बताइए कि कैसा लगा। चाहे उन्हें पसंद आए या ना आए, जियांग फैमिली नाश्ता तो पूरा खत्म करने ही वाली थी। मिसेज जियांग ने बड़े दुख के साथ मेरा हाथ थामा। मेरे बच्चे, तुम इतनी जल्दी नाश्ता बनाने के लिए उठ गए? मैंने सिर हिलाया, फिर अचानक कुछ याद आने पर जल्दी से बोला, बस सुबह नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उठकर नाश्ता बना लिया। अब से मेड्स ही ये सब संभालेंगी, मैं थोड़ा ज्यादा देर तक सो सकता हूँ। मिस्टर और मिसेज जियांग समझ गए कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं ताकि वे मेड्स को काम में लापरवाही के लिए डांटे नहीं। ये सुनकर मिसेज जियांग ने भी राहत की सांस ली। साथ रहने का तरीका अभी धीरे धीरे तालमेल में आएगा। मिस्टर जियांग ने आगे बढ़कर माँ बेटे दोनों को गले लगाया और हमें टेबल पर बैठने के लिए इशारा किया। चलो जल्दी से अपने बेटे के हाथ का बना खाना चखते हैं, ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मिसेज जियांग मुस्कुराईं। ठीक है, मैं टेस्ट करती हूँ। टेबल पर रखा ये नाश्ता मैंने अपने हाथों से बनाया था, इसलिए भले ही ये टेस्टी न होता वे इसे पूरा खाते। वैसे भी मेरी कुकिंग स्किल्स वाकई बुरी नहीं थीं। नाश्ता सादा था, पर फ्लेवर घर के शेफ से कम नहीं था। सुबह नाश्ता बनाते वक्त मैंने घर की आंटी से जियांग फैमिली की पसंद के बारे में पूछ लिया था और सबकी पसंद के हिसाब से ये स्पेशल ब्रेकफास्ट तैयार किया था। जब चारों ने नाश्ता चखा तो सबके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन साफ दिख रहा था। मिस्टर जियांग खाते हुए तारीफ करने लगे, हमारे जियांग चेन की कुकिंग स्किल्स तो कमाल की हैं, बिल्कुल घर के शेफ जैसी। मिसेज जियांग ने भी सुर में सुर मिलाया, वाकई बहुत टेस्टी है। बड़े भाई के चेहरे पर हैरानी थी। छोटे भाई, क्या तुमने पहले कभी ये सीखा है? अपनी फैमिली को खुशी खुशी खाते देख मुझे भी बहुत सुकून मिला। हाई स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में मैं एक ब्रेकफास्ट डाइनर नाश्ते की दुकान में पार्ट टाइम काम करता था। वहां का नाश्ता बहुत फेमस था। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही वहां लंबी लाइन लग जाती थी। जब मैंने ये बताया तो मेरी टोन बहुत नॉर्मल थी। मेरा मकसद खुद को विक्टिम दिखाना नहीं था, पर जियांग फैमिली को ये सुनकर वैसा बिल्कुल नहीं लगा। उनका छोटा भाई हाई स्कूल की छुट्टियों में काम करता था और सुबह होने से पहले ही पैसे कमाने के लिए निकल जाता था। जियांग यांग और जियांग वानरू को अपनी छुट्टियां याद आईं, जो या तो घूमने फिरने में बीतती थीं या दोस्तों के साथ शॉपिंग करने में। इस कंपैरिजन ने उन दोनों को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया, और सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो मिस्टर और मिसेज जियांग थे। उनकी लापरवाही की वजह से उनका छोटा बेटा खो गया और उसे इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। मिस्टर जियांग और जियांग यांग वाकई बाप बेटे थे। मैंने देखा कि दोनों ने एक साथ अपनी जेब से एक एक ब्लैक कार्ड निकाला और सीधा मेरे हाथों में थमा दिया। बेटा, इसे रखो, जो मन करे वो खरीदो, बस खुलकर खर्च करो। मेरे बड़े भाई ने भी अपना ब्लैक कार्ड बढ़ा दिया। छोटे भाई, ले लो, जो चाहे खरीदो, बस बिंदास खर्च करो। मैं अपने हाथ में उन 2 ब्लैक कार्ड्स को ब्लैंक होकर देखता रहा। होश में आने में मुझे काफी वक्त लगा। जियांग वानरू ने रिएक्ट करने में थोड़ी देर कर दी और वो अपने बैग से कार्ड निकालने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। दीदी, आप मत निकालिए। जियांग वानरू ने मुंह फुला लिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो पापा और भाई जितनी जल्दी रिएक्ट क्यों नहीं कर पाई। मैंने वे दोनों ब्लैक कार्ड्स उनकी तरफ वापस बढ़ा दिए। आप लोग ये कार्ड्स वापस रख लीजिए। उस मोमेंट पर जियांग फैमिली के सबके चेहरे उदास हो गए। वे अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि मुझे क्या पसंद है, इसलिए उन्होंने सोचा कि सीधे पैसे दे देते हैं ताकि मैं अपनी पसंद की चीजें खरीद सकूं। आखिर जियांग फैमिली के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अगर मैं बेतहाशा खर्च भी करता तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा कार्ड्स रिजेक्ट करना पापा और बड़े भाई का दिल तोड़ गया। मिसेस जियांग अपने पति और बेटे के मन की बात समझ गईं।
उन्होंने वे दोनों ब्लैक कार्ड्स लिए और दोबारा मेरे सामने रख दिए। तुम्हारे पापा और भाई बस इसकी भरपाई करना चाहते हैं, इसे बिना किसी झिझक के एक्सेप्ट कर लो। मैंने मम्मी की तरफ देखा, फिर पापा और भाई के उदास चेहरों की तरफ और आखिरकार कार्ड्स ले लिए। वैसे भी मेरे पास पैसे खर्च करने की ज्यादा जगह नहीं थी। अगर उन्हें खुशी मिलती है तो कार्ड्स रखने में क्या हर्ज है। तभी मेन गेट से कुछ लोग अंदर आए। ये बाई फैमिली के चारों मेंबर्स थे। दरअसल बाई फैमिली की एक और बेटी भी है, पर वो अभी पढ़ाई के लिए विदेश में है और वापस नहीं आ पाई। बाई दादी के पहुंचने से पहले ही उनकी आवाज आ गई, पोते दामाद, दादी तुमसे मिलने आई है। जियांग फैमिली के सब लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। बाई दादी ने टेबल पर नाश्ता सजा देखा तो हैरानी से पूछा, छोटे जियांग, क्या तुम्हारी फैमिली ने ब्रेकफास्ट शेफ बदल दिया है? मिस्टर जियांग ने बड़े गर्व से मेरी तरफ देखा। यह जियांग चेन है जो सुबह जल्दी उठकर यह सब बना रहा था। बाई दादी, क्या आपने? जैसे ही बाई फैमिली की मुखिया दादी ने सुना कि उनके पोते दामाद ने नाश्ता बनाया है, वो तुरंत टेबल पर बैठ गईं और चॉपस्टिक्स उठाकर खाने लगीं। ये देखकर मैं बोल पड़ा, दादी बाई प्लीज 1 मिनट रुकिए। बाई दादी की चॉपस्टिक्स हवा में ही रुक गईं। सबने देखा कि मैं तेजी से किचन में भागा और कुछ हल्की फुल्की डिशेज, लाइटर डिशेज बाहर ले आया। मैंने वो नाश्ता उनके सामने रखा। सबकी नजरें खुद पर देख मैं थोड़ा शर्मा गया। मैंने सुना था कि शायद बाई दादी आ रही हैं, इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए ये हल्का नाश्ता बनाया है। बुजुर्गों के लिए सुबह हल्का खाना ही बेहतर होता है। बाई और जियांग फैमिली का हर सदस्य जानता था कि बाई दादी को चटपटा और तेज मसालेदार खाना पसंद है और उन्हें फीका या हल्का खाना सबसे ज्यादा नापसंद था। लुओयान कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने देखा बाई दादी ने बड़े चाव से वो हल्का नाश्ता उठाया और खाने लगीं। उनके चेहरे पर नापसंदगी या मजबूरी का एक भी निशान नहीं था। इस बार सब वाकई हैरान थे। बाई दादी मुझे देखकर मुस्कुराते हुए खा रही थीं। मेरा पोता दामाद ही मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। बाई कपल ने बेबसी से एक दूसरे को देखा। क्या वे अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते थे? उन्होंने कितनी बार उन्हें हल्का खाना खाने की सलाह दी थी, पर क्या दादी ने कभी उनकी सुनी? और यहाँ मैंने बस एक बार कहा और दादी ने उसे खुशी खुशी खा लिया। वाकई अलग अलग लोगों के साथ बर्ताव भी अलग होता है। मिस्टर जियांग मुस्कुराए और उन्होंने बाई फैमिली को बैठने के लिए कहा। दरअसल मैंने बाकी तीनों के लिए भी अलग से नाश्ता तैयार किया था। एक ही मील से मैंने बाई फैमिली का दिल जीत लिया था। जब मैं लुओयान के पास नाश्ता लेकर गया तो मुझे अचानक कल रात वाला वो ऑकवर्ड इंसिडेंट याद आ गया और मेरे गाल तुरंत लाल हो गए। पर बाई लुओयान ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अपने सामने नाश्ता और ब्लैक कॉफी का कप देखकर उसकी गहरी आंखों में एक चमक आ गई। थैंक यू, उसकी साफ और मीठी आवाज मेरे कान में गूंजी। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मेंशन नॉट, योर वेलकम। सबने हम दोनों के बीच की ये केमिस्ट्री देखी और एक दूसरे को जानकार नजरों से देखा। डाइनिंग टेबल पर दोनों फैमिलीज बहुत खुश और मिलनसार थीं। बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी। मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं हूं, इसलिए मैं बस शांति से एक तरफ बैठकर सुनता रहा। खाने के बाद अचानक मेरे बगल से एक सुरीली आवाज आई, बाहर टहलने चलें? जैसे ही मैंने सिर उठाया, लुओयान पहले से ही मेरे बगल में खड़ी थी। वो बस शांति से मुझे देख रही थी। ये सुनकर मिसेस जियांग और मिसेस बाई मुस्कुराईं और हम दोनों को देखने लगीं। टहलना तो अच्छी बात है। दोनों मम्मी की बात सुनकर मुझे लगा कि अगर अब मैंने लुओयान का ऑफर ठुकराया तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं खड़ा हो गया और उसके पीछे लिविंग रूम से बाहर निकल आया। मिसेस जियांग और मिसेस बाई ने उन दोनों को जाते देखा और एक साथ सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुरा दी। मिसेस बाई धीरे से हंसी। लगता है दोनों बच्चे एक दूसरे को नापसंद नहीं करते। मिसेस जियांग के चेहरे पर भी एक्साइटमेंट था। अगर वाकई उनकी बात बन जाए तो कितना अच्छा होगा। आंगन में मैंने उन करीने से सजाई गई क्यारियों को देखा और महसूस किया कि ऐसे माहौल में टहलने से मेरा मूड काफी बदल गया है। बाई लुओयान जियांग हाउस के पत्थरों वाले रास्ते पर मेरे बगल में खामोशी से चल रही थी। मुझे लगा कि बिना कुछ बोले बस ऐसे ही चलते रहना थोड़ा अजीब है, इसलिए मैं सोचने लगा कि क्या बात की जाए। पर मैं और लुओयान करीब नहीं थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करूं। अचानक लुओयान बोली, जियांग शेन। इतने अपनेपन से पुकारा जाना मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर लुओयान बहुत कैजुअल लग रही थी। उसने अपने सुर्ख होंठों से धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना कि हमारी फैमिलीज पीढ़ियों से दोस्त हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। तभी लुओयान ने कहा, तो क्या तुम्हें पता है कि जब तुम पैदा हुए थे तभी से तुम्हारी मेरे साथ बचपन की मंगनी, चाइल्डहुड बिट्रोथल तय हो चुकी थी? मैं हैरानी से लुओयान की तरफ मुड़ा और ब्लैंक होकर अपनी पलकें झपकाने लगा। मुझे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या रिएक्ट करूं। मुझे वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता था। चाहे मेरे मम्मी पापा हों या मेरे भाई बहन, किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई थी। शायद उन्हें अभी तक मौका ही नहीं मिला था।
पर कल बाई दादी का बर्ताव देखकर और जिस तरह वो मुझे बार बार पोता दामाद बुला रही थीं, मैंने थोड़ा अंदाजा तो लगा लिया था। बस मैं अब तक उस ख्याल को इग्नोर कर रहा था। अब जब बाई लुओ यान ने इतनी सफाई से ये बात छेड़ दी थी तो मुझे लगा कि मैं अब अनजान बनने का नाटक नहीं कर सकता। अमीर खानदानों में बचपन की मंगनी होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। दोनों परिवारों के बड़े एक दूसरे को जानते हैं और उनके बीच बहुत करीबी रिश्ता है। अपने बच्चों को और भी करीब लाना उनके लिए एक बहुत ही साधारण सोच है। लुओ यान रुकी, उसने अपना सिर घुमाया और थोड़ा सा मेरे चेहरे के करीब झुकी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? लुओ यान का अचानक इतना करीब आना मुझे थोड़ा घबरा गया। मेरा मन हुआ कि मैं पीछे हट जाऊं, पर मेरे पैर जैसे जम गए थे। लुओ यान को अपनी तरफ घूरते देख मुझे थोड़ी शर्म आने लगी। मैंने झेंपते हुए अपनी नजरें हटा लीं। मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। लुओ यान सीधी खड़ी हो गई। उसकी टोन काफी रिलैक्स थी, जैसे वो इसे पूरी तरह नकार नहीं रही थी। मैं सन्न रह गया। फिर मेरे गाल थोड़े गर्म महसूस होने लगे। मुझे लगा कि लुओ यान ने अभी जो कहा वो थोड़ा एम्बिग्यूअस था। इसके अलावा लुओ यान की बातों से कोई भी ये गलतफहमी पाल सकता था कि वो मुझे पसंद करती है। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और लुओ यान की तरफ देखा। और आपका क्या? इस मंगनी को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? मुझे नहीं लगता था कि मैं उस टाइप का इंसान हूं जिससे बाई लुओ यान को पहली नज़र में प्यार हो जाए। जब दोनों तरफ के बड़ों ने ये मंगनी तय की थी तो मेरी राय में उन्होंने बाई लुओ यान से नहीं पूछा होगा। शायद लुओ यान इस रिश्ते के खिलाफ हो। लुओ यान ने ज्यादा देर नहीं सोचा। उसकी टोन पहले की तरह ही शांत थी। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम इसे पसंद करती हो, है ना? मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी है। लुओ यान की इन बातों से हमारे आसपास की हवा में जैसे पिंक बबल्स तैरने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लुओ यान कह रही हो कि वो मुझे पसंद करती है। मैंने अपने धड़कते दिल को काबू में किया। तो क्या आप बड़ों की तय की हुई इस मंगनी को एक्सेप्ट करती हैं? बाई लुओ यान ने मेरी तरफ देखा और अचानक हाथ बढ़ाकर मेरी बांह पकड़ ली। उसने कहा, मैं तुम्हारे हाँ कहने का इंतजार कर सकती हूँ। मैं जम गया, उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। बाई लुओ यान का वो बेइंतहा खूबसूरत चेहरा। मैं बस देखता ही रह गया। अनजाने में मैं उसमें खो गया। लुओ यान ने मेरा वो दीवाना सा चेहरा देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान खिल गई। लगता है तुम्हें मेरा ये चेहरा काफी पसंद आया। होश में आते ही मुझे लगा कि मुझे थोड़ा शांत होने की जरूरत है। फिर मुझे अचानक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आई। काफी देर सोचने के बाद मैं धीरे से बोला, लुओ यान, मुझे आपसे एक बात सच सच कहनी है। लुओ यान को शायद पता था कि मैं क्या कहने वाला हूं। उसके सुर्ख होंठ थोड़े से भिंच गए। तुम मुझे अपनी और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताना चाहते हो? मैं चौंक गया, फिर ईमानदारी से सिर हिलाया।